एक बड़ा बयान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर ही उन्होंने सवाल उठाए। कॉलेजियम सिस्टम जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में और बाकी सुप्रीम कोर्ट में होती है सर, हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम, हाई कोर्ट के लिए भी कॉलेजियम, जजेस की सारी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट को एक ही कॉलेजियम, तो वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती हैं। मतलब जजों के प्रमोशन और तबादलों की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसी जज की नियुक्ति क्यों हो रही है, किस बिना पर, किस आधार पर हो रही है, लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनका जज कैसा है, किस बैकग्राउंड से आता है, कैसी सोच है उसकी। पिछले दिनों आपको मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए थे और सीईसी की सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया गया, ये सुनवाई के दौरान एक बात हुई थी। इस पर एक प्रकरण जुड़ा हुआ, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सरकार ने भी उस वक्त सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त ये कहा था कि जब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसी दूसरी शाखा की चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहती है, मतलब वो सरकार तो बिल लाई थी ना, ये बीजेपी की सरकार की, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, एनजेएसी बिल, और सरकार का उसमें दखल हो। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा आपकी नियुक्तियों में कोई दखल हो, तो आप कहते हैं कि ये हमारी ऑटोनॉमी पर सवाल है, आप हमारी ऑटोनॉमी में दखल देना चाहते हैं। लेकिन हम यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए जब किसी जज साहब को नहीं रखना चाहते, तो आप कहते हैं कि आपको ये प्रक्रिया पारदर्शी बनानी चाहिए। तो ये दोहरा रवैया है। लेकिन जो जस्टिस भुइया ने कहा, जस्टिस भुइया ने एग्जैक्ट उनके वक्त में आपको बताऊं शब्द उनके, एक कानूनी थिंक टैंक के विधि उसकी रिपोर्ट जारी करने के मौके पर वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कॉलेजियम के पिछले 3 प्रस्तावों में जजों की पदोन्नति का कोई कारण नहीं बताया गया। पदोन्नति के लिए कारण नहीं बताने से अयोग्य जज न्यायपालिका में आ सकते हैं। कारण न बताकर संस्थान असल में उन न्यायाधीशों का नुकसान करता है जो सचमुच बेहतरीन है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके उलट कारण नहीं बताने से हम न्यायपालिका में ऐसे लोगों के आने का रास्ता बताते हैं। अब यहाँ बहुत लोडेड स्टेटमेंट दिया उन्होंने, हम ऐसे लोगों का आने का रास्ता बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को चींटियां कह सकते हैं, ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं जो पूरी तरीके से असंवैधानिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हों। ऐसे लोगों का प्रवेश रोकने के लिए चर्चा होनी चाहिए। अब जोड़ने वाले हो सकता है, इससे जोड़ेंगे चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कॉकरोच, तो उससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जज किसी को चीटी कह देता है, उन्होंने चीटी कहा, लेकिन उन्होंने एक बहस छेड़ दी कि हमारे प्रक्रिया जो है हमारी जजेस की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग की, वो और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए इसमें तो कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है कि देश ये कह रहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां जजेज एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी भी डाइवर्सिफिकेशन तो है। ऐसा तो है नहीं कि एकांगी विचार हो गया हो कि एक तरह के ही जज हों, एक तरह के ही न्यायाधीश हों, दूसरे तरह के हों ही नहीं। और सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस ज्यादा लिए जा रहे हैं क्या, और अगर वो लिए जा रहे हैं तो उनकी नियुक्ति कब हुई होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई जस्टिस आगे बढ़ेगा तो पहले वो हाई कोर्ट में आया होगा, ये संभव नहीं है। और उस वक्त कौन सी सरकार रही होगी, कौन सा कोलिजियम रहा होगा, क्या सरकार का दखल है या सिर्फ कोलिजियम ही इस तरह से काम करता रहा है क्या? और जिसको बार बार कहा जाता है ना कि कुछ परिवारों के इकोसिस्टम में पूरी की पूरी न्यायपालिका है। कई बार कहा जाता है ना, बड़ा वकील ये, उनके बेटे ये, उनके बेटे ये, ऐसे कहा जाता है। तो उससे, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में हमें ढेर सारे रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो जुडिशरी में भी ढेर सारे ऐसे सुधार अपेक्षित हैं, इसमें कोई बट नहीं। देखिए, सुधार असली में तभी होते हैं जब उनकी मांग संस्थान के अंदर से उठे। कहीं भी अगर आप बाहर से लाते हैं तो लगता है थोपने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही हुआ था एनजेएसी बिल के साथ। लेकिन जो मैं आपको ये मैटर अभी प्रकरण बता रहा था, सीईसी की नियुक्ति की सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि हम आपकी भर्ती प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में अगर आना चाहें तो आप कहते हैं ऑटोनॉमी में दखल है, और आप हमारे में आना चाहते हैं, हमारे डोमेन में, ये कह करके कि आपको पारदर्शी होना चाहिए। तो इस पर जज साहब जो थे, उन्होंने, जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने भी एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप जब कहते हैं कि जज ही जज को चुनते हैं तो हमें हैरानी होती है, क्या सच में न्यायाधीश को चुनते हैं? और फिर उन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये 2 ही ऐसी शाखाएं हैं जो सीधे जनता के प्रति जवाब दें। इसका क्या मतलब? जुडिशरी जनता के प्रति जवाब देनी है? दोनों बातों में उनकी बात होनी चाहिए। सर, महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो कॉलेजियम को लेकर बहुत समय से बहस हो रही है और मैं इस बात से बहुत पूर्णतः सहमत हूँ कि हर सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती है, तो रिफॉर्म पर काम करना ही चाहिए। और जुडिशरी में अब बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत आ गई है। अपॉइंटमेंट्स को लेकर बहुत समय से चर्चा हो रही है, और अपॉइंटमेंट्स के बाद जो एक्शन हुए हैं अभी आपने देखा ही होगा।
एक जज साहब का वो अभी तक चोरी वाला मसला हुआ क्या, यही नहीं पता। क्या नहीं हुआ, दूसरे जज साहब ने क्या बोला था, कहाँ बोला था, उस पर क्या फैसला हुआ नहीं हुआ, ट्रांसफ़र होता है, अपॉइंटमेंट होते हैं, हाई कोर्ट में कैसे जा रहे हैं इसको, और ये जुडिशरी के अंदर इस पर बहुत बहस हो रही है। जुडिशरी में तो बहस अब इस पर भी हो रही है, बहुत सारे बड़े लोग हैं वकील, वो कह रहे हैं कि भाई बड़े वकीलों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मतलब बड़े मतलब जो बहुत बड़े नामी वकील हैं उनकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो दूसरे नंबर पर बड़े वकील हैं उनको मुकदमे की तारीख मिल सके। ये गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये वकीलों की तरफ से, मतलब आपको तारीख नहीं मिल सकती। जो हर्ष जी बहुत कई बार कहते हैं कि आपको रात को 12 बजे मिल जाती है और आपको बड़े वकीलों की जरूरत तारीख दिलवाने के लिए होती है, केवल तारीख दिलवाने के लिए होती है, या कोर्ट दिलवाने के लिए भी होती है, मतलब सुनवाई हो जाए। हाँ, मतलब वहां पर अपियर तो हो सके, अपियर सुनवाई तो बहुत अलग मुद्दा बड़ा मुद्दा होगी सुनवाई। अपियर हो सके। दूसरा बेंच फिक्स करने के लिए भी होती है। ये सारे आरोप जुडिशरी के अंदर जुडिशरी के लोग लगा रहे हैं। हम लोग तो इसको इतना समझते ही नहीं है कि क्या हो रहा, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं करती, मैं बहुत कड़े तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि वो जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहती। ये तो आते ही बिल लाए थे, लेकिन वो चला गया, तो दोबारा भी एक्सरसाइज हो सकती थी ना, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि सरकार जुडिशरी के साथ। जज साहब ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि क्या वाकई जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं। नहीं, जुडिशरी कॉलेजियम का क्या मतलब है? नहीं, वो उनका कहने का मतलब शायद ये है कि वो आखिर में पास तो सरकार को ही करने होते हैं ना। नहीं, और सरकार कई बार बैठी रहती है, लेकिन खत्म ऐसा नहीं करती कि सरकार ने कॉलेजियम के जो जजेस हैं, वो इनिशियल पार्ट ऑफ प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती सरकार, लेकिन उसके इख्तियार में जितना है उसको वो डिले करती है। इसको थोड़ा सा अलग करके भी देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा सीईसी को मामले में अपॉइंटमेंट को, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। इसको दोनों ये पैरेलल्स नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, देखिए संविधान ने इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या कर रखी थी कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होगा वो कार्यपालिका करेगी। संविधान आज तक यही है। कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी ने डिवाइज किया। कॉलेजियम सिस्टम डिवाइज कब किया? जब सरकारें बहुत कमजोर थी, संविध सरकारें इस देश में चल रही थी, और उन्होंने जो पावर एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए था वो पावर उन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया। दुनिया के किसी भी बड़े देश में कोई हमें ऐसा समानांतर उदाहरण नहीं दिखता है जहां जुडिशरी को अपॉइंट करती हो। अब दीपांकर जी ने या किसी और जज ने कहा हो कि भाई क्या वाकई करती है, तो बिल्कुल करती है। और यहां तक जुडिशरी भी और वकालत से जुड़े हुए लोग करते हैं जी कि जजेज फिक्स कर देते हैं, उनको पहले पता होता है कि इनका बेटा इस दिन आने वाला है, ये कोर्ट में यहां से यहां जज से यहां सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा। आप जरा रंगनाथ मिश्रा का पूरा खानदान देखिए तो जरा, जस्टिस चंद्रचूड़ का खानदान देखिए तो जरा सा, नहीं तो खत्म, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो ये पूरी जुडिशरी के अंदर एक रोग लगा हुआ है, और जिसे कह रहे हैं कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म्स को आपने क्यों रोक दिया था? सीईसी में आपके दखल का मतलब क्या? आप जुडिशरी होने का मतलब बहुत ईमानदार है क्या? ठीक है सर। हम लोगों ने तो देखा है कि जुडिशरी के कैसे कैसे न्याय, साहबुद्दीन को भी बेल दिया था ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना। सारे हत्या के केस और मर्डर के केस होते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था। सर, जुडिशरी रिफॉर्म पे सरकार बाद में जाए, सरकार कंफर्म ये कर दे कि कोई भी जज रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम 10 साल तक किसी पद पे नहीं जाए, न वो राज्यसभा जाए न किसी संवैधानिक पद पे उसको सरकार बिठाए। ऐसी व्यवस्था कर दे तो भी व्यवस्था बहुत सुधर जाएगी। ठीक है सर, एक बार बता रहा हूं आपको, ऐसे तो नहीं कर सकती, अपना काम भी करवाए और ऐसे करे, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, आर्बिट्रेशन में कितने सारे लोग जजेज हैं, आर्बिट्रेशन में जो रिटायर तो फिर आर्बिट्रेशन में जाते हैं। अब मधुमक्खी का छत्ता छेड़ने की जरूरत है आपको, फिर बात निकलेगी तो कहां तक जाएगी? फिर इनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी को सही राह दिखाने के लिए एक और प्रण लिया, वो आपको बताते हैं। एक मुहिम बड़ी शुरू की है उन्होंने। अगले 100 हफ्तों तक प्रधानमंत्री जेन जी के साथ मिलकर देश को नशा मुक्त करेंगे। युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री ने एक मैराथन अभियान शुरू किया है, विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा। मोदी का यह अभियान 100 हफ्तों तक चलेगा। इसके जरिए करोड़ों युवा अलग अलग तरीकों से नशे के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज इस कार्यक्रम में कहा कि नशे के दलदल में फंसा युवा न तो परिवार का कल्याण कर सकता है, न समाज का, न देश का। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने
विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। देखिए, है बहुत बड़ा अभियान ये नशा, खास तौर पर ड्रग्स, उसके खिलाफ अभियान। मतलब किसी भी व्यक्ति को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और ड्रग्स की बीमारी कई राज्यों में बहुत बुरी तरह फैली हुई है, जिसमें पंजाब है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इसको लेकर के एक बड़ा अभियान सरकार ने छेड़ा, इसकी तारीफ होनी चाहिए सर। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया इसका असर होगा। और मुझे लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जमीनी स्तर पर इसको आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए और हर युवा को इससे जुड़ना चाहिए। एक बड़ा संकल्प है और जिस तरीके से ड्रग्स का लगातार बढ़ रहा है, कि जिस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों से जिस ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स में एक अपराध, सिंडिकेट अपराध है, गिरोह जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि पंजाब तो इस मामले में किस तरीके से पंजाब के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वहाँ से कि युवा कैसा ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया। नॉर्थ ईस्ट लगभग आधा 40% ड्रग्स में चला गया। तो ये अच्छी शुरुआत की और जो अमित शाह जी ने कहा था कि देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है, अब देश को ड्रग्स से मुक्त करने वाले हैं। तो अमित शाह जी ने अभियान छेड़ा, होम मिनिस्टर का पहले से ये बड़ा बिल्कुल अभियान है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुरुआत की है, अमित शाह इसे आगे लेकर जाएंगे और वो भी इसके लिए भी कोई डेडलाइन तय करेंगे कि इस डेडलाइन तक हम देश को ड्रग्स मुक्त कर देंगे। बहुत गंभीर बात। आप, मुझे लगता है कि आप दर्शकों का फीडबैक नहीं पढ़ते हैं। वो कल से हमसे पिछले एक सप्ताह से लगातार करते हैं कि समीर जी विजय जी के संपर्क में क्यों इतना बिगड़ गए हैं। माने पूरा लाइन ही चेंज कर दे रहे हैं पिछले 2 महीना से। कुछ कारण है विजय जी के संपर्क का असर के साथ चल रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं कही नहीं, अभी नहीं, लेकिन लगातार बोल रहे हैं। आप सहमत नहीं है इस अभियान से? नहीं, मैं तो सहमत हूँ। ठीक है।